अगर आप भी इस बार 2024 के CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा CHSL एग्ज़ाम के लिए, ये पूरा का पूरा सेशन, ये पूरी की पूरी वीडियो आज आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस होने वाली है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर दिखाऊँगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूँगा। आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग सही आंसर निकालें, वो भी मुझसे पहले। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। दे रखा है रोहन 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे स्टार्टिंग का, यहाँ से जो है नॉर्थ ईस्ट साउथ इस तरह से हम करके सबसे पहले वो नॉर्थ की ओर चलता है कितना 3 किलोमीटर। उसके तब वहाँ से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर चल गया। इस बिंदु पर वह अपने बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर से वो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हमें बताना कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ की दूरी 2 किलोमीटर है, यहाँ के 3 किलोमीटर जो कि थोड़ा आगे पहुँच गया है, और ये दोनों 3 है तो बराबर ही होंगे। तो यहाँ से वो इतना कितना चला 2 किलोमीटर, तो ये कितना हुआ 1 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा कितना हो जाएगा, ये वाला कितना 1 किलोमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कोई घड़ी है, उसकी दोनों सुइयों के बीच में, 2 सुइयों से यहाँ पे मकसद है मतलब मेन जो बड़ी वाली सुई है, तो अगर 12 घंटे का पूरा समय अंतराल तो उसके बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितनी बार जो है वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें 22 डिग्री, 18 डिग्री, 78 डिग्री या फिर 56 डिग्री। तो ये आप लोगों को मैं साफ साफ पहले एक बार समझा देता हूँ कि किस तरह से, उसके बाद हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो करीब इस एंगल पर बनेगा, जहाँ पर एक सुई हमारी 12 पर होगी, दूसरी सुई 3 पर होगी। इसके बाद जो दूसरा 90 डिग्री का कोण बनेगा वो जब बनेगा जब ये जो हमारी 3 पर जो सुई है, ये वाली सुई हमारी 9 पर पहुँच जाएगी, और 12 वाली करीब हमारी 1 के पास आने को होगी, करीब इस जगह पर हमारा दूसरी बार जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। सेम इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। अगला कोण हमारा बनेगा करीब 1:20 के आसपास, इस तरह से कोण बनेगा। यानी एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमारा ये एक पॉइंट के गैप के बीच में कितना बना, 2 बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है। एक पॉइंट के गैप के बीच में हम यहाँ से यहाँ तक 2 बार बनाएंगे, और यहाँ से लाते पूरा हम लोग यहाँ तक वापस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वापस के आगे नहीं बढ़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद जो हमारा होगा वो लास्ट वाला होगा हमारा, उसके ऊपर हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। तो हर बार ये 2 बना रही है, यानी 11 बार जब पॉइंट बनेंगे तो हमारे कितने कोण बन जाएंगे, टोटल 90 डिग्री के 22 कोण बन जाएंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन था 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 22 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। मैंने जो इतना ताल झमेला किया है वो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए क्या है, आप लोगों का मेन मकसद ये होना चाहिए कि मुझसे पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ई बराबर 5 है, होटल बराबर 60 है, तो लैम्प का कूट अंक में क्या होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं कि ई जो है वो कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। ई जो है वो 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद दे रखा होटल, तो होटल देखते हैं हम लोग कितने नंबर पर आता है होटल। इसका दे रखा हमें 60 के बराबर। एच हमारा 8 होता है, वो हमारा 15 नंबर पे होता है रिंग के हिसाब से, ये 20 होता है। और फिर ये हमारा ई 5वें नंबर पे होता है, एल होता है 12वें नंबर पे। जब इसे टोटल करेंगे तो 15 और 20 35 और 5 40 और 18 12 20, यानी टोटल 60 हो रहा है। गिनती सिंपल से गिनती पूछी गई, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब ये पूछ रहा है कि लैंप का क्या होगा, तो आप सीधा लिख देंगे LAMB। लैम्प पूछा है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल सा। तो इसे ऐड कर देंगे, L 12 A 1 M 13 और B 2, टोटल कर देंगे 13 दूनी 26 और 2 28। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन में देख लेते हैं 28 है, जी हाँ ऑप्शन में 28 है, तो 28 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे ऊपर वाला सवाल है, यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ जमा है और S का अर्थ माइनस है, तो 18Q 12P इसका मान बताना आप लोगों को। सबसे पहले जो भी देखो है सिंपल से इसे नोट कर लेंगे। कुछ नहीं दिया हुआ है, 18 दे रखा है, Q दे रखा है, $18Q 12P
4R और 5S6। ठीक है, सबके मान रख देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करना हमें। 18 का 18 रहने देंगे और जहाँ पर Q है वहाँ पर गुणा लगा देंगे। फिर 12 P की जगह भाग का निशान लगा देंगे। उसके बाद R का मतलब हमारा जमा है, तो 4 जमा 5 -6। सिंपल इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 12 को भाग देंगे, बचेगा 3। 18 को 18 54, 54 में -1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 53। ऑप्शन देंगे 53 है तो बस ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 है तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें दे रखा है सवाल में, उससे हम लोग पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। एक अनिल है, एक विवेक है और एक तरुण है। तो अगर लेट सपोज ये अनिल है, ये विवेक है और ये तरुण है, तो अनिल जो है जितना विवेक से छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा भी है। और वी और टी इन दोनों के, यानी विवेक और तरुण की जो आयु का समय वो 48 दे रखा है। यानी हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे वी और प्लस टी कितना दे रखा है 48। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। यानी वी माइनस अगर ए करेंगे तो वो बराबर होगा किसके, ए माइनस टी के। दोनों की जो आयु का डिफरेंस है वो क्या बराबर है। तो हम इसी ए को इधर ले जाएंगे और टी को इधर ले जाएंगे, तो टी जो माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा और ये जो ए इधर माइनस इधर आके प्लस होगा, तो ये ए प्लस ए यानी 2a हो जाएगा। बी प्लस टी यानी दोनों की आयु का सम कितना 48 हमें दे रखा है 48, तो 2a बराबर 48। अनिल की आयु पूछी हुई थी और तो 2 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 साल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने मुझसे पहले कर लिया होगा। अगला सवाल, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड है तो आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यानी अगर Q कोई पूर्णांक है तो उसके लिए अगर हम विषम पूर्णांक हम लिखेंगे तो इन सब में से वो कौन से रूप में आएगा। क्या खाली Q लिखने पर वो एक विषम पूर्णांक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। Q+1 यानी किसी पूर्णांक में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या वो विषम पूर्णांक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्णांक सारी संख्या होती है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सारी ही संख्या पूर्णांक होती है। तो विषम पूर्णांक क्या होता है? 2 लिख देंगे, तो अगर हम 2 लिखते हैं तो ये कोई सी भी संख्या हो वो एक सम पूर्णांक का रूप ले लेगी। यहाँ पे पूछा है विषम पूर्णांक, तो सही आंसर हो जाएगा 2Q+1। यानी अगर हम 1 लेते हैं तो 2 और 1, 2 दूनी 1 और 1 3 हो जाएगा, तो वही क्या विषम पूर्णांक हो जाएगा। 10 लेते हैं तो 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा। 9 लेते हैं तो 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा। सारे क्या हो जाएंगे, हमारे विषम पूर्णांक के रूप हो जाएंगे। तो 2Q+1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है पूछा गया है? 25%, 50%, 75% या फिर 90%। वृत्त की त्रिज्या कम हो रही है कितनी? 50%, यानी आधी हो रही है। आप लोगों को बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इन सबकी, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेके, अगर हमारे पास त्रिज्या 4 है तो हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा πr²। r कितना है? 4, यानी 4 गुणा 4। अगर तो इस हिसाब से इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 16 पाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके जो क्या बोला गया था क्वेश्चन में, हाँ, त्रिज्या 50% कम हो जाती है। अगर मैं इसके 50% कम कर दूँ, त्रिज्या कर दूँ मैं 2, तो क्षेत्रफल पर देखिए किस तरह से फ़र्क पड़ेगा। पाई 2 गुणा 2 यानी 4 पाई हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था? 16, अभी कितना है? 4। कितने परसेंट की कमी आई है? 75% की कमी आई है। ठीक है, इतना आप लोग समझदार हो। अगर पहले 16 पाई था, अभी 4 पाई है, तो कितना परसेंट कमी आई है? 75% की कमी आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? 75% की कमी हो जाएगी अगर उसकी त्रिज्या को हमने 50% कम कर दिया। अगला सवाल जिसके नीचे इसे देख लीजिए आप लोग, a² + b², सॉरी 1 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है और चलते चलते n का स्क्वायर है। सिंपल सा फॉर्मूला पूछ लेते हैं अक्सर सवाल में। वैसे तो काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अक्सर जो है ऐसे सवाल सिंपल से पूछ लेते हैं जो लोगों को सीधा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाई 6। ये पूरे से डिवाइड हो जाएगा और ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा सबके स्क्वायर को जोड़ने का। अगला सवाल, सुहेल एक काम को 10 दिन में करता है जबकि समीर उसी काम को 15 दिन लेता है सेम काम को करने के लिए। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ आप लोगों को। सपोज़ हमने जो सुहेल है वो ए है, इसने इस काम को किया 10 दिन में, ठीक है, और समीर है एस, इसने इस काम को किया कितने दिन में? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी जो समीर है इसकी एफिशिएंसी, सुहेल की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 30 टोटल काम है, 10 दिन में इसने लिया, यानी इसकी 3 की एफिशिएंसी। ये पर डे कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट। और जबकि समीर की कितनी हो जाएगी? 30 टोटल यूनिट काम है और इसने 15 दिन लिया, यानी इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट।
तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी है 3 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी हो जाएगी, A + S हो जाएगी 5 यूनिट। और टोटल काम कितना है हमारे पास 30। तो पर डे का हमारा 5 यूनिट काम हो रहा है, टोटल 30 यूनिट काम है, तो कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन लगेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन। अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझसे पहले सारे सवालों के सही जवाब निकाल रहे होंगे, और अगर जवाब कोई डिसमैच होता है या गलत होता है तो उसे आप लोग ठीक भी कर सकते हैं। ये आप लोगों की प्रैक्टिस है जो कंटिन्यू चलनी ही चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। आज तक इस तरह का सवाल कभी नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जाता है, तो आप इसे सेकंडों में कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। 7501 में से क्या माइनस करेंगे, 3695 होता है। ये एसएससी में आज तक कभी नहीं पूछा गया, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ एसएससी में आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर कभी पूछ जाता है तो आप लोग इसे कैसे करेंगे। इसमें आपको पेन बिल्कुल नहीं उठाना है, यहाँ क्या माइनस करना है, 1 में से बाद 7 बच रहा है, यानी क्या माइनस होगा तो इससे खांसी लेके यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में 4 माइनस होगा तो 7 बचेगा, यानी एंड में 4 आना चाहिए। 8 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 होगा, 10 में कितना जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, फिर 9 में से 9 ही बचना चाहिए, तो इसका मतलब क्या माइनस होगा, 0 माइनस होगा। यहाँ पर 0 किसमें, इसमें 0 है, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्पीड के साथ आप लोगों को इसे करना पड़ेगा, तभी आप लोग आगे इसमें बढ़ पाएंगे। अगला सवाल, 0.000593 इसका मान सब में से किसके बराबर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पॉइंट को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 संख्याओं के बाद, क्योंकि हमने माइनस की तरफ पॉइंट आगे बढ़ाया तो एक जो 10 के बाहर हो माइनस में आएगी, 5 संख्या के बाद बढ़ाया तो 5.93 × 10 के बाद -5 सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पे अंकित किए जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कोई वृत्त है, उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसे टोटल करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इसके अंदर हम वर्ग लेंगे, उस वर्ग के हिसाब से जो ये व्यास है इसकी और ये वाली लंबाई क्या होगी, जस्ट इसकी आधी होती है, यानी ये पूरी लंबाई 2x होगी और ये कितनी हो जाएगी x। तो यहाँ पे 8 यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या कितने 8 है, यहाँ पे भी 8 होगी तो 16 हो जाएगी, तो ये उसका आधा, यानी ये कितना हो जाएगा 8, ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 तो टोटल 64, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा डाउट लगे आप लोगों को तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। अगर कोई फॉर्मूला मुझसे गलत होगा तो आप लोग बताना ज़रूर। आप लोग आते हैं जीके की तरफ। जीके कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, पर अक्सर सवाल में अक्सर जो है एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यह, भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है। आप लोगों को पता है तो फटाक से आंसर दो, 52 सेकेंड। अगला सवाल है, किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चीन, जापान, इंग्लैंड या फिर फ्रांस। तो इनमें से जिनका जो है लिखित रूप में नहीं है वो कौन है, इंग्लैंड। ठीक है। अगला सवाल, संसार का सबसे पुराना राजतंत्र किस देश का है। ऑप्शन दे रखा है इंग्लैंड, जापान, चीन और भारत। तो जब राजतंत्र की बात होती है तो काफ़ी लोग इसमें डाउट होता है कि भारत का राजतंत्र सबसे ज़्यादा पुराना है, लेकिन अगर इतिहास में देखा जाए तो उसमें चाइना का जो इतिहास है वो भारत से भी ज़्यादा पुराना है। इंग्लैंड ने सबसे राज किया है, लेकिन इंग्लैंड का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है राजतंत्र का। सबसे ज़्यादा पुराना जो राजतंत्र है वो अभी तक पूरी दुनिया में जो पाया गया है वो जापान है। जापान का राजतंत्र सबसे पुराना है पूरी दुनिया में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जापान। फिर इस तरह के उत्पादन वाले सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं, भारत के किस राज्य में जिंक का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। आप लोगों को अगर आंसर बताए तो फटाक से आंसर दो कमेंट सेक्शन में। बाकी ऑप्शन है असम, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो जो जिंक है वो सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, राजस्थान से आता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर ये पूछा सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो वो है हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अगर पूछा सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भारत के अंदर तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये श्रृंखला सिर्फ भारत की सबसे पुरानी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या नाम है इसका, अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला सवाल, किस शासक के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। यानी ऑप्शन दे रखा है अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। आप लोग बताना है कि किस मुगल बादशाह के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी थे। क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अजीब है लेकिन यही सच है। लोग सोचते हैं इसका आंसर कि अकबर होगा, लेकिन इसका सही आंसर अकबर नहीं है, इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा हिंदू पदाधिकारी थे उसके दरबार में। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक या फिर कनिष्क। सही आंसर हो जाएगा इसका अशोक। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल, गेट के स्थान पर 1995 में किस संगठन का गठन किया गया था। यानी जो गेट था पहले सारे व्यापार देखने वाला, उसे ख़त्म करने के बाद कौन सा नया संगठन गठन किया था 1995 में। सही आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे रखे हैं 1 जनवरी 1934, 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1950 या फिर 1 अप्रैल 1947। इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को बता दूं मैं कि 1 जनवरी 1935, लेकिन कार्यगत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 से कार्यगत हुआ था। स्टार्टिंग हुई थी 1 अप्रैल से, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 को। अगले सवाल, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का क्या नाम है? भारत में जो एंटी टैंक मिसाइल है उसका क्या नाम है? आकाश, अग्नि, नाग या फिर पृथ्वी? सही आंसर हो जाएगा इसका नाग। ठीक है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? संविधान संशोधन कौन सा, ये पूछा था। 53वां, 57वां, 61वां या फिर 71वां? संविधान संशोधन था वो 61वां, लेकिन कब की गई थी? तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कब की गई थी। 1989 में, 1989 में। ठीक है। 1989 में 21 वर्ष से कब की गई थी? 18 साल। कौन सा संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर साइटोसोम? तो इसका आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना है। काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम है। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आत्मघाती थैली कहा जाता है इसे, वही इसमें पूछा गया क्वेश्चन में। अगला सवाल, सामान्य रूप से मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 350 ग्राम। अगले सवाल है, मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है? ये दंत सूत्र जो है ना, अक्सर एसएससी में पूछा जाता है, काफ़ी सारा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को सीधा याद रखना है दांतों का सूत्र क्या होता है? 31-23 बाई 31-23। सीधा याद रखना है, कोई और नहीं, सब ऑप्शन कुछ नहीं। 31-23, 3-1-2-3, 3-1-2-3, बस सिंपल से एकदम। अगले सवाल, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो होता है, खून जो होता है ह्यूमन ब्लड, वो किस प्रकार का ऊतक है? पेशी है, संयोजी है, तंत्रिका है या फिर उपकला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक है। कैसा है? संयोजी ऊतक है। कौन? रक्त। ये थे कुछ सवाल जो एसएससी मार्क्स से पूछे जाते थे। इन्हें बहुत सारे और, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का हो, कोई सा भी हो, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा इनका जो है देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे, और ये हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस तरह की और वीडियो जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, इससे बने रहना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को पर डे लगातार मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। इसके अलावा बाकी टीचर्स भी बहुत जल्दी सारी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश, मैथ और जीके, जीएस और साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस में, पॉलिटिकल के आते हैं, इकोनॉमिक्स के आते हैं, वो सारे आप लोगों को अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सारे समझाने को बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। अभी फ़िलहाल में वो अपने अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपके इसी चैनल पर, द गाइड पर। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो आप लोगों से यही कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को बहुत जल्दी उसको देखने को मिल जाए। बाकी CHSL के लिए जो है सबसे बेहतरीन तैयारी होने वाली है इस चैनल पर, तो आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि किसी बढ़िया से टॉपिक पर होगा, या फिर अगर आप लोग कहोगे तो मैं कुछ और क्वेश्चन करवा दूँगा जो डिट्टो सेम पिछले साल के CHSL, CGL या फिर MTS में आए हुए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।